all my dear students, this is lecture number 11 of oscillations और ये oscillations का आखिरी लेक्चर होगा। आज हम oscillation चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। कौन से ऑसिलेशन? डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब आराम से समझना। इमेजिन करो आपने क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम बनाया। सिंपल पेंडुलम, ऐसा रिजिड सपोर्ट है, दिस इज द स्ट्रिंग एंड दिस इज द बॉब। जो पार्टिकल अटैच होता है दैट इज कॉल्ड एज बॉब। अब इसको आपने साइड में लिया, ओके, बाय अप्लाइंग द फोर्स और रिलीज कर दिया। तो अगर ये वैक्यूम है, ठीक है ना, सपोज ये वैक्यूम है, वैक्यूम, ओके, वैक्यूम है, सारा वैक्यूम, यहाँ पर एयर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे ऑसिलेशन करेगा देख लो। ये यहाँ पर आएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। ये जो पोजीशन होती है दिस इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अब इस मोशन में ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होगी। अब इसका अगर मैं ग्राफ निकालूंगा, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कुछ भी बोल सकते हो। एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम अगर इसका मैं ग्राफ निकालूंगा, दैट ग्राफ विल बी लाइक दिस। देख लो, ओके, ये जो डिस्टेंस है दिस इज एम्पलीट्यूड प्लस ए और इसको बोलेंगे माइनस ए। इधर का प्लस ए, इधर का माइनस ए। तो ये प्लस ए और माइनस ए के बीच में ऑसिलेशंस करेगा। अब इमेजिन करो अगर यहाँ पर एयर होती, हवा होती, तो क्या होता? तो ऐसे होता कि ये जो एयर है मोशन को अपोज करती विथ अ ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स, फ्लूइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जो बोलना है बोल दो। ये एयर इसको अपोज करेगी। अब एयर अपोज करने से क्या होगा? इसकी एनर्जी कम हो जाती। एनर्जी कम होने से ये ऑसिलेशंस कैसे करता? देखो, पहले ए तक गया था ना, फिर उससे थोड़ा सा कम जाता, फिर और थोड़ा कम, फिर और थोड़ा कम, फिर और थोड़ा कम, फिर और थोड़ा कम, कम 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 रुक जाता। तो हुआ क्या इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था थ्रू आउट द मोशन या थ्रू आउट द ऑसिलेशन, लेकिन इसमें एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम हो गया। तो अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अब क्या हो रहा है? जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे 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 उसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे जो ऑसिलेशंस होते हैं उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। कोई रॉकेट से डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो आज हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनाएंगे, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशंस ऑफ, देख लो, ऑसिलेशंस मतलब टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेशंस ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड धीरे 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 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ऑसिलेशंस ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसको क्या बोलेंगे? डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलेंगे। तो धीरे धीरे अगर आपका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसको क्या बोलेंगे? डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो ऑसिलेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ डिसिपिएटिव फ्रिक्शनल फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड। अगर यहाँ पर एयर है, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन होंगी। अगर वैक्यूम में हो रहा होगा तो फ्रिक्शनल अपोजिंग फोर्स ही नहीं होगा, तो डैम्पिंग होगी क्या? नहीं। डैम्पिंग मतलब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा क्या? नहीं होगा। तो अगर डैम्पिंग फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, तो क्या होगा? डैम्पिंग होगी, मतलब एम्पलीट्यूड कम होगा। अब कैसे होता है? द डैम्पिंग फोर्स, जो डैम्पिंग फोर्स होता है मतलब जो अपोजिव फोर्स है, रिमूव्स एनर्जी रिमूव करता है फ्रॉम द सिस्टम की एनर्जी रिमूव करता है, विच रिक्वायर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स टू कंटिन्यू। अगर कंटिन्यू करना चाहते हो, एयर है सर, मुझे कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यूअसली इसको पुश करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली इसको पीरियोडिक फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। तो पीरियोडिक फोर्स लगाते रहोगे तब इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, ओके। तो व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन? डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब लिख लो, पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। द ऑसिलेशंस ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। किसका? डैम्प्ड ऑसिलेशन का। किसका? डैम्प्ड ऑसिलेशन का। पहले जो नेचुरल ऑसिलेशन थे, हमारे पहले वाले ऑसिलेशन थे, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं? एक 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं मैं। क्या होता है? ये रिजिड सपोर्ट होता है, दिस इज द स्प्रिंग, ये ब्लॉक अटैच होता है, ये जो पोजीशन होती है इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। हमने इसको खींचा, जितना ज़्यादा खींचा मतलब डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा, उतना रिस्टोरिंग फोर्स, वापस आने वाला फोर्स कैसे होता है? ज़्यादा होता है। और डिस्प्लेसमेंट उधर है, फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है, इसलिए माइनस साइन आया। एंड फाइनली एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स मिलेगा।
K is constant called as spring constant, stiffness of spring, force constant, बहुत सारे नाम है उसके. Okay, but force is equal to mass into acceleration. By the way, what is mean by differential equation? ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव की टर्म हो, जिसमें डेरिवेटिव की टर्म हो उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स. मास एक्सेलरेशन क्या होता है? डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स. माइनस को उठाकर इधर शिफ्ट करो, यम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0. मास से डिवाइड करो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. के बाई एम की जगह ओमेगा स्क्वायर रखो, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. तो इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. तो ऐसा ही डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनाना है डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए. तो मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा जिसको बोलते हैं डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. क्या बोलते हैं? डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. एंड दैट ऑसिलेटर, उस ऑसिलेटर के ऊपर से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है, तो हेडिंग लगाओ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. ठीक है, बहुत सिंपल सी अरेंजमेंट है. ओके, एक अरेंजमेंट करना है जिसमें डैम्पिंग होनी चाहिए. डैम्पिंग मतलब ऑसिलेशंस की एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना चाहिए. समझ रहे हो ना? ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना चाहिए. तो हम आर्टिफिशियली एक अरेंजमेंट करेंगे जिस अरेंजमेंट में क्या होगा? आर्टिफिशियली एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा. तो आपको क्या करना है? एक रिजिड सपोर्ट लेना है. वेरी सिंपल ना, देख लो. यू आर फैमिलियर विथ रिजिड सपोर्ट नाउ. दिस इज द रिजिड सपोर्ट. ठीक है, ये रिजिड सपोर्ट है. अब इसको हम एक स्प्रिंग अटैच करेंगे. दिस इज द स्प्रिंग. ओके, स्प्रिंग. अब स्प्रिंग का स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है. ठीक है, के इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोल देते हैं इसको. अब इसको हम क्या करेंगे? एक ब्लॉक अटैच करेंगे. वी अटैच वन ब्लॉक टू इच, या मास बोलेंगे इसको. ठीक है, एक ब्लॉक अटैच करेंगे जिससे वाइब्रेशन होने वाले है. दिस इज द ब्लॉक. ठीक है, अब इसको मैंने खींच के रिलीज किया तो ये भी ऑसिलेशन, इसका अभी एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीज होने का जो अमाउंट होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा. अगर आपको फास्टली डिक्रीज करना है तो एक अरेंजमेंट करनी होगी. आपको क्या करना होगा? एक कंटेनर लेना होगा. ठीक है, इस कंटेनर में पानी भरो, वाटर. ओके, दिस इज द वाटर. ओके, और क्या करो? यहाँ से एक ब्लॉक को एक्सटेंड करो और एक रॉड अटैच करो ऐसा, और रॉड का जो बॉटम वाला सरफेस है उसको ऐसे करो. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज वेन. इसको क्या बोलेंगे? वेन. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज वेन. ठीक है, सो दिस इज द वेन. आप समझ रहे हो? दिस इज द वेन. ये क्या है? वेन. ओके, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज वेन. अब होगा क्या समझो. मैंने क्या किया? ब्लॉक को थोड़ा सा खींचा, ये नीचे आया. अभी ऐसे मूव करेगा. तो ये ऐसे मूव करेगा तो एम्पलीट्यूड इसका फटाक से कम होते जाएगा. क्यों कम होते जाएगा? ये जो वेन है, वेन की अरेंजमेंट डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड करेगी. क्या प्रोवाइड करेगी? डैम्पिंग फोर्स. क्या प्रोवाइड करेगी? डैम्पिंग फोर्स. अब देख लो, इमेजिन करो. आप क्या करो? पानी में ऐसे हाथ घुमाओ. ठीक है, अपोजिशन ज्यादा होगा. फिर क्या करो? हाथ को ऐसे फैलाओ, ऐसे हाथ घुमाओ. अब अपोजिशन और ज्यादा होगा. एयर में हाथ घुमाओ, अपोजिशन कम होगा. तो पानी में अगर आप अपोजिशन प्रोवाइड करोगे तो ये जो वेन अरेंजमेंट है ये ऐसे वाइब्रेट, पानी उसको वाइब्रेट होने नहीं देगा और एम्पलीट्यूड को जल्दी डेड कर देगा, एम्पलीट्यूड को जल्दी डिक्रीज कर देगा. ठीक है, तो अब क्या होगा? देख लो, ये जो स्प्रिंग है ये रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा. क्या प्रोवाइड करेगा? रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, रिस्टोरिंग फोर्स जो ऑसिलेशन को अपोज करेगा. और ये जो वेन है ये डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा. कौन सा फोर्स? डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो अब ये रिस्टोरिंग फोर्स कैपिटल एफ और डैम्पिंग फोर्स स्मॉल एफ दोनों क्या करेंगे? ऑसिलेशंस को अपोज करेंगे. दोनों साथ साथ मिलके ऑसिलेशन को मारेंगे. अब एक सिंपल सी चीज याद रखो, मैं क्या कर रहा हूं? पानी में ऐसे धीरे धीरे हाथ घुमा रहा हूं आराम से, तो अपोजिशन ज्यादा नहीं होगा. लेकिन ऐसा मैं जोर से घुमाने की कोशिश कर रहा हूं तो पानी मुझे ज्यादा अपोज करेगा. ठीक है ना? तो ये वेन का जो डैम्पिंग फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ फोर्स. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं द डैम्पिंग फोर्स. अब डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा हूं मैं. द डैम्पिंग फोर्स by
द वेन, ये जो अरेंजमेंट है रॉड की, डैम्पिंग फोर्स बाय द वेन is directly proportional to velocity, directly proportional to velocity, मतलब damping force small f is directly proportional to velocity. Okay, and next step, damping force f is equal to minus b into v. अब negative sign क्यों आया? Because damping force oppose the velocity. Negative sign indicates that damping force oppose the velocity. लिख लेना यहाँ पे, negative sign indicates that damping force oppose the velocity, and b is constant. b क्या है? constant है called damping constant. b एक constant है called damping constant. उसको क्या बोलेंगे? damping constant. और negative sign क्यों आया? damping force oppose the velocity. अब और oscillations को oppose करने वाला कौन सा force है? spring force या restoring force. The restoring force is given by जो restoring force होगा F is equal to minus kx. Again minus indicates that force and displacement are oppositely directed. K is constant called as spring constant. अब जो net force है, net force which oppose the motion, which oppose the oscillation, जो oscillation को oppose कर रहा है, वो जो net force है क्या हुआ? ये भी oppose कर रहा है, ये भी oppose कर रहा है. Force is equal to F plus F. What is this F? कैपिटल F इज रिस्टोरिंग फोर्स, जो स्प्रिंग की एबिलिटी होगी इलास्टिसिटी की वजह से अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन करने की. और छोटा F क्या है? ये वेन जो डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिस फोर्स के मदद से ऑसिलेशन डेड हो रहे हैं. तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर दिस फोर्स कैपिटल F इज इक्वल टू माइनस के इंटू यक्स प्लस छोटू F क्या है? माइनस बी इंटू वी. Now we know very well that acceleration is double derivative of displacement d square x upon dt square, and velocity is single derivative of displacement dx by dt. So finally the equation will be like this: mass into d square x upon dt square is equal to minus k into x plus minus b into dx by dt. अब माइनस को शिफ्ट करके इधर ले लो, क्या हो जाएगा? m into d square x upon dt square plus b into dx by dt plus kx is equal to 0. So this complicated equation of order 2, though the double derivative ना order 2 is called as differential equation of damped oscillation. क्यों बोल रहे हो सर इसको differential equation? इसमें डेरिवेटिव की टर्म है ना, ये देख लो, ये डेरिवेटिव की टर्म, ये डेरिवेटिव की टर्म. सिंपल, जो भी इक्वेशन में डेरिवेटिव की टर्म होगी दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन. अब क्या करो, इसको मास से डिवाइड कर सकते हो आप. तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर यक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई यम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई यम इंटू यक्स इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर और क्या कर सकते हो आप? के बाई यम की जगह ओमेगा स्क्वायर रखो, हमारा नेचुरल है ना, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो फाइनली द इक्वेशन लुक लाइक दिस: डी स्क्वायर यक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई यम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर यक्स इज इक्वल टू 0. सो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन. तो इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन. पॉज करके आराम से सारी चीज़ें लिख लो. हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम. डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है. तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है. आप इंजीनियरिंग सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट होगा M3 M4, मैथमेटिक्स 3 मैथमेटिक्स 4. तो उसमें इसकी प्रोसीजर होती है, जिस प्रोसीजर से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. अब नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और उससे हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाया था. याद आया कुछ? क्या? डी स्क्वायर यक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर यक्स इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करके हमने 3 इक्वेशन बनाए थे. एक तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स, ओके. उसके बाद वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर. याद आया कुछ? एंड फाइनली यक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. ठीक है. तो ऐसे ही अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जिसकी प्रोसीजर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा. दैट इक्वेशन इज यक्स इज इक्वल टू ए e raised to minus bt by 2m cos of omega dash t plus phi. ठीक है. तो उस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे, लेट मी चेक वंस अगेन, x इज इक्वल टू ए ई बी टी बाई 2m cos of omega dash t plus phi. परफेक्ट. ओके.
तो दिस बी इज, यू नो दिस अबाउट बी, दिस ए इज एम्पलीट्यूड, ओके, ए ई रेस टू, ये इतना मिला कि ये जो टर्म है दिस इज द एम्पलीट्यूड। अब इस एम्पलीट्यूड में एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग टर्म है, एक्सपोनेंशियल निगेटिव ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, एक्सपोनेंशियल निगेटिव ग्राफ ई रेस टू माइनस एक्स वाला ग्राफ ऐसे होता है, याद रखना। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कॉस, फंक्शन है कोई प्रॉब्लम नहीं, ओमेगा डैश, रिजल्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाई, रिजल्टेंट इनिशियल फेज, ओके। तो मास, टाइम, ए कांस्टेंट होगा यहाँ पर। तो अब इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो इस पे से क्या आ जाएगा, ओमेगा डैश की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा डैश वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ के बाई एम माइनस बी बाई 2m होल स्क्वायर। ओमेगा डैश क्या आएगा, के बाई एम। नॉर्मली हमारा यहाँ का ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम, लेकिन यहाँ पर क्या है, के बाई एम माइनस बी बाई 2m होल स्क्वायर, बी बाई 2m होल स्क्वायर। बी क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट, और 2m क्या है, 2 क्या है, ये 1 2 वाला 2 और m मतलब मास। ओमेगा डैश की जगह क्या रख सकते हो, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम माइनस बी बाई 2m होल स्क्वायर। तो t क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर लो, 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम माइनस बी बाई 2m होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब फाइनली इसका ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ कैसे आएगा, ओके, इसका ग्राफ कैसे होगा देख लो। ये इधर मैं प्लॉट करता हूँ टाइम, इधर मैं प्लॉट करता हूँ डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस ए, ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस ए। तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, के देख लो, पहला ऑसिलेशन ए तक जाएगा, फिर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, बिकॉज निगेटिव एक्सपोनेंशियल है ना, तो धीरे 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 इसके एम्पलीट्यूड डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एम्पलीट्यूड इसके, तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट फॉर द डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अब फ्री वाइब्रेशन देखेंगे। फ्री वाइब्रेशन क्या होता है, समझ लो, जो बॉडी ऑसिलेशंस कर सकती है या वाइब्रेशंस कर सकती है, नेचुरल पोजीशन उसकी कौन सी होगी, मीन पोजीशन। मान लो एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है ऐसा, ये सेंटर में रेस्ट होगा मीन पोजीशन पे, ओके। अब इस सिंपल पेंडुलम को क्या करना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है, डिस्प्लेस करना है और छोड़ देना है। तो जैसे ही आपने इसको डिस्प्लेस करके रिलीज किया तो ये ऐसे ऑसिलेशन करेगा, ऐसे ऑसिलेशन करेगा। तो जो कुछ भी ऑसिलेशन करेगा दैट इज कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशन, उसको क्या बोलेंगे, फ्री वाइब्रेशन। और जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेशन करेगा दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मान लो सेकंड एग्जांपल, आपने क्या किया, एक स्प्रिंग ली, ऐसे स्प्रिंग ली और इसको एक मास अटैच किया, ओके, ये मीन पोजीशन है इसकी, मीन पोजीशन। अब आपने क्या किया, इसको फोर्स लगा के खींचा और छोड़ दिया, तो ये ऐसे 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 वाइब्रेशंस करेगा, ऑसिलेशंस करेगा, दीज आर कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशन। और जिस फ्रीक्वेंसी से करेगा उसको बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मान लो अब कोई एयर नहीं है, यही वाइब्रेशन वैक्यूम के अंदर हो रहे हैं, वैक्यूम के अंदर हो रहे हैं, मतलब नो डैम्पिंग फोर्स, नो रेजिस्टिव फोर्स, तो उसको बोलेंगे ट्रू फ्री वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे, ट्रू फ्री वाइब्रेशन। और ट्रू फ्री वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होगा, बिकॉज अपोजिंग फोर्स है क्या, डैम्पिंग फोर्स है क्या, नहीं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। अ बॉडी कैपेबल मतलब समर्थ हंसने, उसको ऑसिलेशन करना आना चाहिए, नहीं तो आपने क्या किया, एक पत्थर फेंका, सर डिस्प्लेस किया, वाइब्रेशन करो, करेगा क्या, वो नहीं करेगा। वो ऑसिलेशन करने के लिए समर्थ, कैपेबल होना चाहिए, उसमें एबिलिटी होना चाहिए ऑसिलेशन की। अ बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग मतलब जो ऑसिलेशन कर सकती है, डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन, कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करो और उसको रिलीज कर दो। मैंने उसको उठाया, छोड़ दिया, खींचा, छोड़ दिया, देन इट परफॉर्म्स ऑसिलेशन, तो वो ऑसिलेशंस करेगा, डिक्क चिक्का डिक्क चिक्का डिक्क चिक्का, ठीक है, ऑसिलेशंस करेगा, कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन। उसको क्या बोलेंगे, फ्री वाइब्रेशन बोले, दैट आर कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशन। और जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट या वाइब्रेट करेगा उसको बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, स्प्रिंग का मटेरियल क्या है, स्प्रिंग का नेचर क्या है, स्प्रिंग किस मटेरियल से बनी है, उसका लेंथ क्या है, उसके डायमेंशन क्या है, ये सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद वाइब्रेशंस ऑफ बॉडी इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम के अंदर कुछ भी नहीं है, अपोज करने वाला कोई नहीं है, तो उसको बोलेंगे ट्रू फ्री वाइब्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू फ्री वाइब्रेशन, मतलब अपोजिंग फैक्टर ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे ट्रू फ्री वाइब्रेशंस। इसके बाद मैं आपके लिए फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंस एक्सप्लेन करूंगा, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, आराम से समझना और अच्छे से रियलाइज करना। अब फोर्स वाइब्रेशन मतलब क्या, देख लो, पहले हमने फ्री वाइब्रेशन देखा, हमने क्या किया था, रिजिड सपोर्ट लिया, एक बॉडी जो ऑसिलेशंस कर सकती है उसको मीन पोजीशन से उठाया, छोड़ दिया, वो जो कुछ भी वाइब्रेशन करेगी उसको बोलेंगे फ्री वाइब्रेशन, और उसके फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मान लो इस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 5,
5 हर्ट्स। इसका क्या मतलब होता है, एक्सट्रीम पोजीशन में 1 सेकंड पे ये 5 बार आएगी। कितने बार आएगी, 5 टाइम्स आएगी। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे 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 इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जाएगा। लेकिन मुझे इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होने देना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक अरेंजमेंट लगानी पड़ेगी जिससे मैं क्या करूंगा, इसको कंटिन्यूअसली फोर्स देता रहूंगा, कंटिन्यूअसली इसको फोर्स देता रहूंगा। ठीक है, अब फोर्स मुझे 2 टाइप का देने आएगा। एक तो मैं फोर्स दूंगा 5 हर्ट्ज का या 5 से अदर हर्ट्ज का, मतलब 4 हर्ट्ज का, मान लो 4 हर्ट्ज का। तो अगर मैंने 5 हर्ट्ज का फोर्स दिया तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो जाएगी। तो ये बॉडी आएगी 5 बार यहां पर और उसको 5 बार फोर्स मिलेगा, 5 बार आएगी, 5 बार फोर्स मिलेगा, तो बहुत मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट करेगी और इसको बोलेंगे रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। लेकिन बॉडी आएगी 5 बार और दूंगा मैं फोर्स 4 बार, तो एम्पलीट्यूड इसके जितना मैक्सिमम होगा क्या, नहीं, बॉडी 5 बार है लेकिन मैं 4 बार ही फोर्स दे रहा हूं उसको, तो इसके जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उसका नहीं होगा। तो अगर मैं 4, 3, 2 या 1 बार फोर्स दे रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड एज फोर्स वाइब्रेशन, उसको क्या बोलेंगे, फोर्स वाइब्रेशन। और 5 बार आ रही है, 5 बार ही फोर्स दे रहा हूं, उसको बोलेंगे रेजोनेंस, उसको बोलेंगे रेजोनेंस। तो 5 बार आई, 5 बार फोर्स दिया तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो देख लो, द वाइब्रेशंस of a body, the vibration of a body under the action of external periodic force। तो फोर्स भी कैसा है, पीरियोडिक है, टोक 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 कंटिन्यूस हम दे रहे, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स whose frequency, जिसकी फ्रीक्वेंसी इज अदर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, अदर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। भाई बॉडी कितने से वाइब्रेट हो रही थी, बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 हर्ट्ज, तू कितनी दे रहा है उसको, 4 हर्ट्ज। तू कौन सी फ्रीक्वेंसी दे रहा है, फोर्स की, टुक टुक टुक, ये जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है ये 5 से अदर होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे फोर्स वाइब्रेशन। दैट इज कॉल्ड एज फोर्स वाइब्रेशन, उसको क्या बोलेंगे, फोर्स वाइब्रेशन। और अगर एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके फोर्स की फ्रीक्वेंसी और बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो गई तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, हर बार उसको फोर्स मिलेगा ना, तो उसको बोलेंगे रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है, इट इज द स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। तो फोर्स वाइब्रेशन की एक स्पेशल केस है इन विच बॉडी वाइब्रेट्स, जिसमें बॉडी वाइब्रेट होती है अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जिस फोर्स की फ्रीक्वेंसी, हुज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, तो सो दैट एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम। तो क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, इज कॉल्ड फोर्स, या सॉरी रेजोनेंस, उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ओके, अब रेजोनेंस का ग्राफ अगर प्लॉट करोगे आप तो कुछ इस तरह से आएगा, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ रेजोनेंस, दिस इज एम्पलीट्यूड एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन है, यहां पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अगर हो गया तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा पे भी कम होगा, उससे कम पे भी कम होगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ रेजोनेंस। Simple. A body capable of oscillating is displaced from mean position and releases perform oscillations called as free vibrations. A body force vibration की definition, the vibration of body under the action of external periodic force whose frequency is equal to external, क्या, the vibration of body under the action of external periodic force whose frequency is other than natural frequency of body। तो natural frequency of body से अगर अलग frequency से वो vibrate हो रहा है तो उसको बोलेंगे force vibration। and resonance मतलब the vibration of body under the action of external periodic force whose frequency is equal to frequency of external periodic force, that is called as रेजोनेंस। अभी आ गया, ओके, उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। अभी एक बार ट्राई करते हैं। द बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग इज डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन एंड रिलीज देन इट परफॉर्म ऑसिलेशंस कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशन। अ बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग वाइब्रेशन ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हुज फ्रीक्वेंसी इज अदर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स वाइब्रेशन। एंड रेजोनेंस मीन्स the vibration of body under the action of external periodic force whose frequency is equal to frequency of external periodic force is called as resonance, so that amplitude become maximum। ठीक है, let me explain the phenomenon of resonance very interestingly। देख लो, नए सिलेबस में इसका इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, पुराने सिलेबस में इसके इतने अच्छे एग्जाम्पल नहीं थे, लेकिन इस सिलेबस में रियली बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आपको रेजोनेंस एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो, अब आराम से समझो, एक अरेंजमेंट दी हुई है यहाँ पर फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंस के डिफरेंस के बीच की। तो क्या किया है उन्होंने, देख लो, एक रिजिड सपोर्ट लिया है,
एक रिजिड सपोर्ट, ये P, ये रिजिड सपोर्ट है, एंड दिस इज द Q। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझो आराम से, दिस इज द Q। ओके, अब दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग बांधी इन्होंने, एक स्ट्रिंग बांधी, ठीक है। अब यहां पर क्या किया इन्होंने, एक सिंपल पेंडुलम अटैच किया है, दैट इज Z। ओके ओके, अब ये Z के साथ, ये सिंपल पेंडुलम के साथ 5 अदर सिंपल पेंडुलम इन्होंने कपल किए हैं। ये एक है, दिस इज A, ये दूसरा है, दिस इज B, देन ये तीसरा है, दिस इज C। ओके, अब क्या हुआ, ये Z और C दोनों की लेंथ सेम है। उसके बाद और दो है C, उसके बाद ये ABCD E एंड फाइनली ABCD है ना भाई, ये ABCD एंड दिस इज F। तो अब इन्होंने क्या किया, देख लो ऐसे अरेंजमेंट है, एक रस्सी बांधी, उसको 5 सिंपल पेंडुलम बांधे, और ये हमारा जिससे हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे उठाया सामने, इमेजिन करो ऐसी रस्सी बंधी है, ऐसे पेंडुलम है, इसको ऐसे उठाया और छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऑसिलेट होगा, समझ रहे हो, ये ऐसे ऑसिलेट होगा। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो A पेंडुलम है वो भी धीरे धीरे ऑसिलेट हो रहा था, B पेंडुलम धीरे धीरे ऑसिलेट होगा, लेकिन C मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट हो रहा है, D भी उतने में एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट नहीं हो रहा, और F भी उतने एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट नहीं हो रहा। ठीक है, देख लो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या था, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G, याद है, L अपॉन G, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ आएगा। अगर पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ। ओके, अब एक चीज याद रखो, ये पेंडुलम की और ये पेंडुलम की लेंथ कैसी है, सेम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम मतलब रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस मतलब एम्पलीट्यूड कैसे रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो पेंडुलम C विल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी कभी मैच नहीं होगी, ये फ्रीक्वेंसी कभी मैच नहीं होगी, ये फ्रीक्वेंसी कभी मैच नहीं होगी, ये फ्रीक्वेंसी कभी मैच नहीं होगी। तो रेजोनेंस कैसे होगा, देख लो, यहां पर लूंगा मैं एम्पलीट्यूड, यहां पर लूंगा मैं फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस ऐसे होगा। देख लो यहां पर क्या हुआ, ये है मेरे A का ग्राफ, दिस इज मेरे B का ग्राफ, दिस इज मेरे C का ग्राफ, दिस इज मेरे D का ग्राफ, दिस इज मेरे F का ग्राफ। तो जो C वाला है इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैच हो गई, रेजोनेंस हुआ, वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और A का कम है, B का कम है, D का कम है, E का भी वाइब्रेशन कम है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जिस एम्पलीट्यूड से Z वाइब्रेट हो रहा था वैसे ही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से C वाइब्रेट हो रहा है। क्यों, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो रेजोनेंस होगा एंड इट विल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और अदर पेंडुलम्स आल्सो वाइब्रेट बट स्मॉलर एम्पलीट्यूड, वहां पर रेजोनेंस होगा क्या, नहीं। A B D, देखो इनका एम्पलीट्यूड छोटा होगा, देखो ये देखो, इनका एम्पलीट्यूड छोटा होगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, बिकॉज ये और ये क्या होंगे, रेजोनेंस में होंगे। तो सिंपल सी चीज है, ये बॉडी है, ये ऑसिलेशन कर सकती है, इसको मीन पोजीशन से उठाओ छोड़ दो, जो कुछ भी ऑसिलेशन कर रही है दैट इज कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशन। और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सपोज 5 हर्ट्ज है, जिस भी फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट हो रहे हैं उसको बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर वैक्यूम में वाइब्रेट हो रही है, ट्रू फ्री वाइब्रेशन, उसको क्या बोलेंगे, ट्रू फ्री वाइब्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू फ्री वाइब्रेशन। लेकिन अब हम उसको क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, हम फोर्स लगा रहे हैं 5 बार, तो उसको बोलेंगे रेजोनेंस। 5 बार फोर्स लगा रहे हैं, 5 फ्रीक्वेंसी है, तो फटाफट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, उसको बोलेंगे रेजोनेंस। लेकिन 5 फ्रीक्वेंसी हम फोर्स लगा रहे हैं 4 बार, तो उसको बोलेंगे फोर्स वाइब्रेशन, उसको क्या बोलेंगे, फोर्स वाइब्रेशन। तो रेजोनेंस और फोर्स वाइब्रेशन में फर्क क्या होगा, रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और फोर्स वाइब्रेशन में उतना मैक्सिमम नहीं होगा। समझ में आया, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्या, रेजोनेंस। ठीक है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई तो रेजोनेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। अब रेजोनेंस के कई सारे एग्जांपल थे, पुराने सिलेबस में तो बहुत थे, लेकिन वो हम देखेंगे आगे। इसमें अपने वेव से रिलेटेड एक चैप्टर है दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव, उसमें देखेंगे नए सिलेबस के हिसाब से। तो लेट मी गिव यू द डिफरेंस बिटवीन फ्री वाइब्रेशन, लास्ट पॉइंट चैप्टर खत्म करेंगे, फ्री वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन। ओके, फोर्स वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन। ठीक है, तो फ्री वाइब्रेशन क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देना। ओके, नंबर 1 पहला पॉइंट, डेफिनेशन, द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी, द बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग इज डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन एंड रिलीज, देन इट परफॉर्म ऑसिलेशन कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशन। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देना, द बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग, द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हुज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू
other than natural frequency of body, that is called as force vibration. उसको क्या बोलेंगे? force vibration. ठीक है ना? तो अब इसके बाद यहां पर जो है frequency depend on nature of body. बॉडी कैसी है उस पर डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी, नेचर ऑफ बॉडी. और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स. ओके, जितना फोर्स आप लगाओगे उस पे डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी. फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स. फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स आप कंट्रोल कर सकते हो ना. आपको अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है बॉडी की, ज्यादा बार फोर्स दो. सिर्फ एक चीज करो कि 5 हर्ट्ज बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो आप 5 नहीं दे सकते. फोर्स की फ्रीक्वेंसी 5 नहीं रख सकते. बॉडी की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, तो फोर्स की फ्रीक्वेंसी 5 नहीं रख सकते. 5 छोड़ के कुछ भी रखो, 4 रखो, 3 रखो, 2 रखो, 6 रखो, 8 रखो, लेकिन 5 नहीं रख सकते. 5 पे एक स्पेशल फिनोमिनन होगा, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. उसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस बोलेंगे. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद यहां पे क्या होगा? एनर्जी ऑफ बॉडी लिखो. एनर्जी ऑफ बॉडी is constant only when no resistive force is present. और इसमें लिखो, समझाता हूं मैं, टेंशन मत लेना. इसमें लिखो एनर्जी ऑफ बॉडी इज मेंटेन कांस्टेंट. एनर्जी ऑफ बॉडी इज मेंटेन कांस्टेंट बाय एक्सटर्नल फोर्स. आराम से समझो. अब ये जो फ्री वाइब्रेशन है, फ्री वाइब्रेशन में अगर रेजिस्टिव फोर्स रहा तो मैंने उसको उठाया छोड़ दिया, तो ऐसे धीरे धीरे इसके एम्पलीट्यूड डेड हो जाएंगे. तो अगर इसके यहां पर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगा तभी तो ये ऐसे ऑसिलेशन करेगा विदाउट डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड वाले. तो अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगा तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. लेकिन यहां पर हम एनर्जी कांस्टेंट रख रहे हैं. कैसे? एक्सटर्नल फोर्स दे देंगे. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन. सिंपल सी चीज है यार. एक बॉडी जो ऑसिलेशन कर सकती है उसको मीन पोजीशन से उठाओ और छोड़ दो. जो वाइब्रेशन करेगी उसको बोलेंगे फ्री वाइब्रेशन. जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट होगी उसको बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी. सपोज 5 हर्ट्ज इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अगर अपोजिंग फोर्स ही नहीं होगा और वो वाइब्रेट हो रही है, मतलब वैक्यूम के अंदर, तो उसको बोलेंगे ट्रू फ्री वाइब्रेशन. क्या बोलेंगे? ट्रू फ्री वाइब्रेशन. अब हम क्या कर रहे हैं? बॉडी तो वाइब्रेट हो रही है, हम उसको पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं ऐसे. तो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी 5 हर्ट्ज. 5 हर्ट्ज को छोड़ के कोई भी फ्रीक्वेंसी से आप फोर्स लगाओ, कोई भी फ्रीक्वेंसी से, उसको बोलेंगे फोर्स वाइब्रेशन. और 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और आप भी 5 ही लगा रहे हो तो उसको बोलेंगे रेजोनेंस. और रेजोनेंस पे क्या हो जाता है? एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम. वो सिंपल पेंडुलम वाला एग्जांपल देखा हमने. जड़ हमारा ड्राइविंग सिंपल पेंडुलम था और सी की लेंथ और जड़ की लेंथ सेम थी, तो सी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट हुआ बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. बाकी के सारे वाइब्रेट नहीं. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा. पूरे लेक्चर देख लेना. देयर आर 11 लेक्चर्स ऑफ ऑसिलेशंस. पढ़ाई करते रहे. बेस्ट ऑफ लक.